ईश्वरी जो दक्ष के पीछे पीछे आने लगी थी, जिसे नोटिस करते हुए दक्ष को थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, और वो अपने रूम के अंदर आते हुए अयान से कहते हैं, मैं रूम में जा रहा हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर अभी वो जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं तभी ईश्वरी जो उनके दरवाजे को बंद नहीं करने देती और आकर के दरवाजे के ठीक बीचों बीच खड़े होते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी, इसलिए मुझसे ना नजरें चुराने का कोई फायदा है और ना ही मुझसे दूर जाने का। समझते क्या है आप खुद को? सारी बात बस अपने दिल में छुपा कर रखेंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? ये सुनकर दक्ष जो अपने हाथ फोल्ड करते हुए ईश्वरी को घूरते हुए कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, साथ निभाना है तुम्हें, आओ। ये बोलकर ईश्वरी का बाजू जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच देते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहीं बाहर से सारे लोग इस बात को सुन करके अपना अपना मुंह दबा लिए थे। तान्या जो इस बात पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या तरीका है, मेरी दोस्त को अंदर खींच लिया वो। लेकिन तभी रुद्र जो कहता है, तुम्हारी दोस्त ने खुद इंटरेस्ट लिया था उसके पास जाने का, है कि नहीं अयान? अयान भी रुद्र के हाथ पर ताली मारते हुए कहता है, भाभी को कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी आ रही है भाई में, और आएगी भी क्यों नहीं, मेरे भाई हैं ये इतने कूल और हैंडसम। वही अंदर इस तरह से दक्ष को अपना कपड़ा खोलते देखकर कहती है, वेट, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सुनकर दक्ष जो अपने शर्ट की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कपड़े पहन कर नहाऊंगा? अभी तो बताया कि मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं ये सुनकर ईश्वरी जो कहती है, ठीक है जल्दी से जाइए, शावर लीजिए और फिर बाहर आइए, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। मैं ये सुन करके दक्ष जो ईश्वरी की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी कमर को जोर से अपने बाहों में लेते हुए कहता है, तुम तो साथ चल रही थी, चलो बाथरूम में सवाल करना मुझसे। ये सुनकर ईश्वरी जो थोड़ा घबराते हुए कहती है, अजीब पागल इंसान है आप, बाथरूम में कैसे सवाल होगा, मुझे लिखना भी पड़ेगा ना। मैं ये सुनकर दक्ष जो ईश्वरी के कान के पास आते हुए कहता है, मेरी बातों को याद कर लेना, फिर आकर के यहाँ लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। मैं ईश्वरी जो दक्ष का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, अगर आप कपड़े पहनकर नहीं नहा सकते हो तो मैं भी नहीं नहा सकती, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर क्या जवाब दूंगी मैं अपने घर वालों को? ये सुन करके दक्ष मुस्कुराते हुए ईश्वरी की तरफ देख कर कहता है, तो ठीक है फिर, अगर तुम्हारी इतनी ही चाहत है तो उतार दो कपड़े, मैं मना नहीं कर रहा। उनकी आवाज़ ही ईश्वरी का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी थी और वो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, मैं आपकी लॉयर हूँ, मैं आपके साथ शावर नहीं ले सकती। ये सुन करके दक्ष खिड़की की तरफ ईश्वरी को दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे घर वाले बार बार इधर ही क्यों घूर रहे हैं, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं? मैं ये सुनकर ईश्वरी जो गुस्साते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं दक्ष उसके गर्दन के पास आकर के अपने होठों को धीरे से रब करते हुए कहता है, क्यों नहीं पता चल सकता? अगर मैं ये कर्टन हटा दूं और विंडो का दरवाजा खोल दूं तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा उन्हें। क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? ईश्वरी जल्दी जल्दी अपना चेहरा ना हिलाती है और दक्ष के हाथों को अपने कमर से हटाते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। वहीं पीछे से दक्ष दोबारा से उसके हाथों को जकड़ते हुए कहते हैं, अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो बकवास बंद करो और मुझे चुपचाप से शावर लेकर सोने दो। ये बोलकर अभी वो जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचते ईश्वरी जो गुस्साते हुए कहती है, आप खुद को समझते क्या है? आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार चुके हैं, रायता फैलाए ना उसी को समेटने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मुझे इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी और ये सारी डिटेल्स आप मुझे इस तरह से दे दी जैसे आप मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं। दक्ष भी ईश्वरी का जवाब देते हुए कहता है, तो किसने कहा था ये केस तुम्हें लड़ने के लिए? मैं मरूं जीऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बाप ने जिंदगी बर्बाद कर दी और बेटी मुझ पर, बाप ने जिंदगी बर्बाद कर दी और बेटी मेरी मदद करके एहसान जताने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर ईश्वरी जो जोर से टेबल पर रखे एक लैम्प को नीचे की तरफ मारते हुए कहती है, आपको यही लगता है कि मैं आपकी मदद इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपके ऊपर बार बार ये एहसान का बोझ ले आ सकूं? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस केस को अपनी मर्जी से लड़ रही हूँ और इसमें कोई भी मेरा फायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर मैं केस हारती हूँ तो ज़रूर मेरी बदनामी होगी
और इस केस को मुझे नहीं लग रहा कि मैं जीत सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें आपका सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। दक्ष को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो ईश्वी से कहता है, तुम यहाँ से इस वक्त के लिए निकल जाओ। मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ इससे पहले कि जस्ट गेट लॉस्ट। लेकिन ईश्वी जो अब पूरी इज्जत में आ चुके थे और वो दक्ष के ठीक सामने आकर के अपना हाथ फोल्ड करके पूरे चौड़ में खड़े होते हुए कहती है, क्या गलत कर सकते हैं आप? मुझे किडनैप कर लिए थे, शादी से भगा कर लेकर गए थे मुझे। पूरे समाज में थू थू हो चुकी थी मेरे घर वालों की, और क्या गलत कर सकते हैं आप मेरे साथ? किडनैप करने के बाद कभी मुझे बुरी तरह से हाथ नहीं लगाया, कभी इस तरह से मुझे देखा नहीं, और आप चाहते थे उस वक्त मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। आई वॉज जस्ट अलोन देयर। वहां तो आपने कुछ किया नहीं मेरे साथ, यहाँ पर क्या कर लेंगे आप? दक्ष ईश्वी की बात को समझ नहीं पाता और अपनी एक बात में चढ़ाते हुए पूछता है, तुम इस बात से काफी दुखी लग रही हो कि मैंने कुछ किया नहीं है शायद, है ना? वही सुनकर ईश्वी जो होश में वापस आते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही थी कि मुझे आपसे सवाल करने और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। दक्ष के ठीक सामने ईश्वी खड़े थे और दक्ष जो एक बार ईश्वी के हाथ की तरफ देखता है और बस कुछ सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और वो ईश्वी को अपने साथ अब वॉशरूम के अंदर ले आ चुका था। वो लोग एक ग्लास के डोर को खोल करके अंदर पहुंचते हैं। वैसे ये सब ईश्वी के साथ थोड़ी जबरदस्ती की तरह हो रहा था। वो यहाँ पर आना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो जैसे ही भागना चाहती, दक्ष उसको दोबारा से पकड़ कर कहता है, मैं तुम्हारे कपड़े तो नहीं खोल सकता, लेकिन तुम्हें अपने साथ शावर तो दे सकता हूँ। पूछो क्या पूछ रहे हैं? अब वो दोनों शावर के नीचे थे और पानी जो दोनों को भिगो रहा था। दक्ष के बॉडी से पानी धीरे धीरे स्लिप होते हुए उनके नेक, उनके शोल्डर और उनके एब्स तक पहुंच रहा था, जो कि ईश्वी ने पहली बार देखा था। वहीं ईश्वी जो धीरे से ही मन में बुदबुदाते हैं, शक्ल से खड़ूस जरूर है मगर कितनी अच्छी बॉडी उनकी। फैंटेसीज वाले बुक में बिल्कुल किसी फिक्शनल मैन की तरह लगते हैं। वहीं दक्ष अपने दोनों हाथों को पीछे वॉल की तरफ टिकाता है और अपने हाथों के बीच ईश्वी को घेरते हुए पूछता है, तुम्हें लगता है कि मेरे एब्स बात करते हैं, जो तुम उन्हें देख कर कि पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रही हो? मैं ये सुनकर के ईश्वी जल्दी से अपना चेहरा ऊपर की तरफ करती है, लेकिन फिर वो थोड़ा शर्मा जाती है और फिर वो नीचे की तरफ देखने लगती है। ये देखकर दक्ष दोबारा से मुस्कुराते हुए कहता है, वो भी बात नहीं करता। ये सुनकर के ईश्वी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने चेहरे पर आ रहे पानी के बूंदों को साफ करते हुए पूछती है, क्या? दक्ष ईश्वी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम जहाँ जहाँ देख रही हो, हाँ माना कि तुम्हारा हक है देखने का। मतलब अब सामने अगर इतना हॉट लड़का है तो तुम्हारी नज़र कंट्रोल कैसे कर पाएगी खुद को? मगर बात तुम्हें मेरे चेहरे देखकर करनी होगी, क्योंकि मेरी बॉडी बात नहीं करती, वो सिर्फ एक्शन करती है। अब जाकर के समझ में आया था कि दर्शक कहने का मतलब क्या है। गलती से एम्बैरेसमेंट की वजह से ईश्वी जो नीचे की तरफ देखने लगी थी और वो गलती से दोबारा ये गलती करने जा रही होती है। दक्ष की बातें सुनकर वो जैसे अभी दोबारा से नीचे देखती, दक्ष जो उसके गालों को पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा घुमाते हुए कहते हैं, बड़ी बेशरम हो तुम तो, बोल रहा हो ना वो बात नहीं करता। ईश्वी जो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहती है, मैं मुझे पानी से मुझे सांस नहीं आ रही है। दक्ष जो पीछे से शावर ऑफ करते हुए बोलता है, अब सांस लो और पूछो क्या पूछ रहे थे। ईश्वी के पूरे कपड़े गीले हो चुके थे और वो दक्ष को घूरते हुए कहती है, मेरा शर्ट भीग चुका है। वो भी वाइट शर्ट में थी, क्योंकि कोट उसने पहले ही निकाल दिया था। भीगने की वजह से वाइट शर्ट जो कि पहले से ही उसकी बॉडी पर बहुत ही अच्छे से फिट हो रहा था, अब वो और ज़्यादा उसके शरीर में चिपकने लगता है और उसके साथ ही उसके इनर सारे कपड़ों को वो बाहर की तरफ उभार कर दिखा रहा था। ये सब देखते हुए दक्ष की भी नज़र नीचे की तरफ नहीं पहुंचती, वो बस लगातार ईश्वी के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था। वह ईश्वी जो अपने दोनों हाथों को अपने बाजू पर सहलाते हुए कहती है, ठंडा लग रहा है मुझे। लेकिन दक्ष भी उसको और ज़्यादा परेशान करते हुए उसको वहीं जोर से अपनी बाहों में खींचते हुए कहता है, इसीलिए मेरे शरीर के करीब रहोगी तो गर्म रहोगी। ईश्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी ये इंसान जो उस पर इतना नाराज हो रहा था, वो अचानक से इतना रोमांटिक क्यों बन रहा है। ईश्वी जो अपने दोनों हाथों को दक्ष के दोनों चेस्ट पर रखते हुए कहती है,
छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन दक्ष उसको छोड़ता नहीं, उसके पीठ पर अपने हाथों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है। लेकिन दक्ष उसको अपने आप से दूर नहीं करता, बल्कि और उसके पीठ पर अपने हाथों को सहलाते हुए कहता है, पूछो ना तुम, क्या पूछ रही थी, मैं जवाब दे रहा हूँ। ईश्वरी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वैसे भी उसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछने थे, मगर इस पोजीशन में वो पूरी तरह से फंस चुके थे। और वो दक्ष के सीने पर अपना हाथ रखे हुए ही अपने चेहरे को जैसे तैसे हिम्मत करके उठाते हुए दक्ष के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, कैसे इंसान है आप, क्या है मुझे समझ नहीं आते। ये सुनकर दक्ष जिसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा हल्का सा झुकाता है और अपने फोरहेड को ईश्वरी के फोरहेड से टकराते हुए कहता है, बहुत ही नॉर्मल इंसान, जैसे सब होते वैसा मैं कभी हुआ करता था। सबको परेशान करता था, बातें करता था, खुश रहता था। अपनी मम्मी का लाडला, अपनी बहन का प्यारा भाई और अपने छोटे भाई के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा बदमाश। मैं हमेशा उसको मारता पीटता रहता था। और पापा के लिए एक हिम्मती बेटा जो हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहता था। और फिर वो धीरे धीरे ईश्वरी से हल्का हल्का दूर होते हुए कहता है, मेरे पापा आर्मी में थे, सोल्जर की पोस्ट पर। तो जब भी उनकी छुट्टी हुआ करती थी और वो घर आते थे तो हमेशा मुझे भी ट्रेनिंग दिया करते थे। और उनको देख कर ना बचपन से ही मुझे एक्सरसाइज करने का मन करता था। मुझे भी मन करता था कि मैं भी वर्दी पहनकर अपने हाथ में बंदूक लेकर दुश्मनों की छाती में घुसा दूँ। ईश्वरी जो बीच में ही दक्ष को रोकते हुए कहती है, क्या बंदूक घुसा दे? दक्ष अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, बचपन में इतना भी डरावना नहीं था मैं, ऑब्वियसली गोली घुसाता। वह ईश्वरी जो आगे इंटरेस्ट लेते हुए बोलती है, फिर क्या हुआ? मैं दक्ष जो आगे बोलता है, पढ़ाई में मन लगाता रहा और फिर एट द लास्ट 19 में आकर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। फिज़िकल तो मैं काफ़ी आराम से निकाल लिया और टेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से हो गया, तो सोल्जर के पोस्ट पर तो आ चुका था। लेकिन मेरे डैड ने बोला था मुझसे कि वो सोल्जर के पोस्ट पर नहीं रहने देंगे मुझे और आगे बढ़ना था। प्रमोशन पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और फिर 23 की एज में मुझे फाइनली वो पोस्ट मिल गई। मैं ये सुन करके ईश्वरी जो पूछती है, कौन सी? दक्ष उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए बोलता है, कमांडो। ये सुन करके ईश्वरी जो हल्का हैरान होकर के दक्ष के सीने पर अपना हाथ धीरे से सहलाते हुए कहती है, कमांडो? आप 23 की एज में कमांडो बन गए थे? मैं ये सुनकर दक्ष अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए ईश्वरी के चेहरे की तरफ देखकर अपनी दोनों बाहें चढ़ाकर उससे पूछता है, एंड गेस मैं कौन सा कमांडो बना? ईश्वरी जो बोलती है, मुझे नहीं पता, नॉर्मल कमांडो बने होंगे, और कौन से कमांडो? दक्ष अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, अगर नॉर्मल होता तो तुम्हारे बाप को मुझसे इतनी दिक्कत नहीं होती शायद। पारा SF कमांडो। ये सुनकर ही ईश्वरी जो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, व्हाट? वो जिसकी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा टफ होती है। दक्ष ईश्वरी की कमर को फिर से अपने करीब लाते हुए बोलता है, जी हाँ, तुमने क्या अपने बंदे को इतना नॉर्मल समझ रखा है? ऐसे तो कर्नल की बेटी को किडनैप कर लिया था, वो भी जब पूरी दुनिया मुझे आतंकवादी समझ बैठी थी। ईश्वरी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वह दक्ष की तरफ देखते हुए अपने हाथ करीब जाकर के दक्ष के चेहरे पर रखते हुए कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई मैन। आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ। और फिर वो ले जाकर के दक्ष के ट्राइसेप्स पर रखते हुए कहती है, तभी तो ये टोले शोले इतने मजबूत है, लोहे जैसी शरीर है, न ठंड लगती है न गर्मी, पता नहीं रहने से डर लगता है, न सांप से न बिच्छू से। आप तो बहुत स्ट्रांग है। वही दक्ष अपने चेहरे को हाँ मिलाता है और हल्का सा पीछे होते हुए कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। इस बात पर ईश्वरी जो बोलती है, सच्ची में किसी से नहीं लगता? फिर तो आपको इस बात से भी डर नहीं लगता होगा कि आपको आने वाले कुछ महीने में अगर ये केस हार गए तो आपको फांसी हो सकती है। ये सुनकर दक्ष
जो अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहता है, अब तक नहीं लगता था मुझे डर, मुझे फांसी हो जाए या फिर पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में गुजारना पड़ जाए। बस मैं इतना चाहता था कि अयान सेफ रहे और इन सारे स्कैंडल से वो दूर हो जाए। और फिर वो टेबल लेकर के बाथरूम से बाहर की तरफ निकलने लगता है। ईश्वी खोल कर बाहर आती है तो दक्ष इस वक्त बाहर तौलिए से अपने बाल सुखा रहे थे। वहीं ये देखकर ईश्वी जो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, आपका क्या मतलब है? आपने बोला अभी तक मुझे नहीं लगता था डर और अभी तक सिर्फ आप ये चाहते थे कि अयान सेफ रहे, तो अब आप क्या चाहते हैं? दक्ष तौलिए को ईश्वी के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, कवर कर लो खुद को। फिगर परफेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको दिखाते फिरोगी। मैं ये सुन करके ईश्वी जो वाइट तौलिए से अपने आप को कवर करते हुए कहती है, आपकी वजह से हुआ सब कुछ। वह ईश्वी जो दक्ष को तौलिए में देख करके अपनी आंखें इधर से उधर कर ही नहीं पाते और वो लगातार बस दक्ष के हर एक मोमेंट को नोटिस कर रही थी। दक्ष आकर के चिया को ईश्वी की तरफ घुमाता है और उस पर आराम से बैठते हुए कहता है, तुम जानना चाहते हो अभी मैं क्या सोचता हूँ? ईश्वी भी उनके सामने आकर चेयर पर बैठते हुए बोलती है, हाँ यही तो पूछना चाह रही हूँ। अब क्या सोचते हैं आप? आपको बचना है या फिर फांसी से अभी भी डर नहीं लगता? दर्शक को सोचते हुए अपनी नज़र को ईश्वी की तरफ से हटाता है और फिर अपने साइड में देखते हुए बोलता है, मुझे जीने का मन कर रहा है। अभी तक की ज़िंदगी बहुत टफ थी मेरी, पर अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अगर ज़िंदगी थोड़ी दिन और मिल जाए तो कुछ टाइम और खुशी से बिता पाऊंगा इसे। ईश्वी को अच्छा लगा था ये सुनकर और वो दर्श से आगे पूछती है, और इस खुशी की वजह क्या है? और सुनते हुए दर्श उसको स्माइल करके देखते हुए बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें पता है सब कुछ, लेकिन सुनना बस तुम मेरे मुंह से चाह रही हो। हाँ तो सुनो मोहतरमा, मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी पागल सी और बहुत ही ज़्यादा डरपोक सी लड़की की एंट्री हुई। मैं पूरी कोशिश किया कि उसे नफरत करूँगा और उसके बाप का किया धरा मैं उसके ऊपर निकालूंगा। वैसे मैंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी, मगर वो लड़की बहुत अजीब है। वो आराम से जी सकती है अपनी लाइफ, लेकिन नहीं, उसे मेरे लिए लड़ना है। वो मेरे लिए लड़ रही है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ना, थोड़ी पागल से। और अब मन कर रहा है उसके लिए जीने का। जब वो लड़की जो अनजान है, मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है, इवन मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, वो मेरी ज़िंदगी के लिए लड़ सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? ये सुनकर ईश्वी की आंखें इमोशनल हो गई थी और वह खड़े होकर के तौलिए को अपने शरीर से अलग करके दक्ष के सामने आकर थोड़ा झुकते हुए कहती है, एग्जैक्टली यही चाहती हूँ मैं। आप अपने लिए लड़िए, दुनिया को प्रूव करना होगा कि आप गलत नहीं है। जो शख्स इतनी हार्ड और इतनी टफ ट्रेनिंग लेने के बाद कमांडो बना है, वो भी तब जब आपके 10th और 12th दोनों में बेस्ट मार्क्स आए थे। दोनों में आपने एग्जाम्स में आपने 92 से अबव मार्क्स लाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका परसेंटेज इतना बेस्ट था तो आप कुछ और भी बन सकते थे, मगर उसके बावजूद भी आपने अपने देश को चुना। एहसास अपने देश के खिलाफ काम नहीं कर सकता। तब ईश्वी के चेहरे की तरफ देखकर अपना हाथ धीरे से उसकी गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पर कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता? ईश्वी ठीक तरीके से खड़े होते हुए कहते हैं, हाँ भरोसा है, आप गलत नहीं हो सकते। अब लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आप जल्दी से कपड़े पहनिए और मुझे आप सवालों का सिलसिला शुरू करना है। दक्ष विंडो की तरफ देख कर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा होगा कि तुम उन लोगों के पास चली जाओ। क्वेश्चन तुम चाहो तो मुझसे फ़ोन पर भी कर सकती हो। ईश्वी भी विंडो की तरफ से देखती है और अपने मॉम डैड को इस तरह बाहर खड़ा देखकर वो दक्ष की तरफ घूमते हुए कहती है, नहीं, मैं इस वक्त कोई इश्क लड़ाने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पर आपके साथ काम करने आई हूँ और मुझे अपने काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो अभी ये सब विंडो की तरफ देख कर बोल रही थी, तभी उसके पीछे से दक्ष की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें कपड़े बदलने की ज़रूरत है। इस तरह मेरे सामने रहोगी तो
इट वुड बी हार्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ। ईश्वरी ये बात सुन करके गुस्साते हुए पीछे मुड़कर कहती है, आप ना, ठीक है जा रही हूँ मैं, और फ़ोन उठा लीजिएगा। अब तान्या को बोल देती हूँ कि फ़ोन आपके पास छोड़ देगी, और जो जो सवाल करूँगी मुझे एग्जैक्टली अच्छी तरह से जवाब चाहिए, समझ रहे हैं ना? और हाँ, वीडियो कॉल करना है। दक्ष अपने सर को हल्का सा झुकाते हुए कहता है, जो हुक्म आपका। और वैसे भी तुम यहाँ पर मेरे सामने रहोगी तो क्वेश्चन करने में तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर ईश्वरी जो अपने सारे फाइल्स को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, और ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, आई नो कि मैं कोई बेस्ट लॉयर नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, पर उसके बावजूद भी मुझे अच्छे से उम्मीद है कि मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। दक्ष अपने चेहरा नीचे करते हुए अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, पर तुम मुझे इस तरह हैंडल नहीं कर पा रही हो। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ तुम्हारी नज़र इधर उधर बहक रही है, इस वजह से कह रहा हूँ, अगर काम पे फोकस करना है तो थोड़ा दूर रहो मुझसे, बेहतर होगा अपने घर पर ही रहो। ईश्वरी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और बस जल्दी से उस कमरे से बाहर की तरफ भाग जाती है, क्योंकि शायद अब उसके चोर पकड़ लेते।